हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। देखिए, आज हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करेंगे। मतलब प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर वीकेंड में क्या करते हैं, वीकेंड में वीक की स्टार्टिंग में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सॉल्व करने के लिए। और आपको पता होगा कि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की बात करें तो वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। जैसे कि देखिए, अभी जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस चल रहा है वो 4 यूनिट में डिवाइडेड है। पहला है हमारा हिस्ट्री का, दूसरा चल रहा है भी हमारा इंडियन पॉलिटी चल रहा है। इंडियन पॉलिटी में भी हमारा लास्ट सीरीज चल रहा है जो कि जुडिशियल एंड लीगल राइट। जुडिशियल कंप्लीट हो जाएगा आज, उसके बाद हम लीगल राइट करेंगे। लीगल राइट खत्म होते ही हमारा पॉलिटी सेक्शंस भी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी कंप्लीट होने के बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे जो हमारा थर्ड यूनिट है जियोग्राफी, इसको स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी कंप्लीट होने के बाद हम इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम सी सेट का स्टार्ट करेंगे सीरीज अपना। तो इस तरीके से आपको क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के डिस्कशंस आपको देखने को मिलेगा। आज हमारा लेक्चर पॉलिटी का 27 आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए, आज का एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस सीरीज में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, आगे किस पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा और अभी क्या चल रहा है। सबसे पहले जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस की बात करते हैं तो हमारा था पहला फर्स्ट यूनिट था। जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वो था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हमने 4 सीरीज डिस्कस करे थे। 4 सीरीज में जो हमारा पहला सीरीज था वो था एशियंट हिस्ट्री। एशियंट हिस्ट्री में हमने टोटल जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 137 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। प्रीवियस एशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद हमने जो दूसरा अपना सीरीज स्टार्ट रखा था वो कंटिन्यू रखा था, वो रखा था हमने मिडिवल हिस्ट्री, जिसमें हमने टोटल 101 क्वेश्चंस को क्या है डिस्कस करे थे। ये सारी वीडियो अपलोडेड आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जब हमारा मिडिवल भी कंप्लीट हो चुका था तब हमने स्टार्ट करा था अपना मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमने जो टोटल क्वेश्चंस डिस्कस करे थे वो 121 क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। उसके बाद फोर्थ हमने डिस्कस करा था अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे, यानी कि 191 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। तो आप इस क्वेश्चंस के नंबर को अगर आप सीरीज से देखोगे, इसमें हमने 27 ईयर्स को कंप्लीट करा था, यानी कि 1995 से लेकर के 2021 तक को हमने क्या है इसमें क्वेश्चंस को कंप्लीट करा है। तो आप अगर इन क्वेश्चंस के नंबर की संख्या को अगर आप देखो तो आपको एस्टिमेट लग जाएगा कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं वो कहाँ से निकल के आ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से, एशियंट हिस्ट्री से और मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस निकल के पूछे। तो अगर आप इन तीनों टॉप सीरीज को लेके चल रहे हो तो आपका क्या है 90% आपका हिस्ट्री कंप्लीट आप लेके चल सकते हो। हिस्ट्री जब हमारा यूनिट कंप्लीट हो गया था तब हमने स्टार्ट करा था अपना पॉलिटी वाला, पॉलिटी सीरीज। पॉलिटी भी हमारे पास 4, जो यूनिट 2 था इंडियन पॉलिटी और गवर्नमेंट, इसमें भी हमने 4 सीरीज रखा था। पहला था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम। दूसरा हमने डिस्कस करा था पंचायती राज, क्योंकि उस टाइम पे हम चैप्टर ही डिस्कस कर रहे थे हम लक्ष्मीकांत में, तो इसीलिए हमने जो दूसरा सीरीज में स्टार्ट डिस्कस करा था वो पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी वाला डिस्कस करा था। जैसे ही पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी कंप्लीट हो गया तब उसके बाद हमने स्टार्ट करा था अपना गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के बारे में। अभी हमारा चल रहा है जुडिशरी, और जुडिशरी कंप्लीट होते ही हम स्टार्ट कर देंगे अपना लीगल राइट, और इसके बाद हमारा जो यूनिट 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड यूनिट भी हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए, इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम था इसमें हमने टोटल 101 क्वेश्चन डिस्कस करे। फिर अगर हम गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो इसमें 132 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे। पंचायती राज एंड पब्लिक पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें हमने टोटल कितने 31 क्वेश्चन डिस्कस करे। और जुडिशरी एंड लीगल राइट में हम टोटल 55 क्वेश्चंस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इसका टोटल अगर आप ओवरऑल निकाल लो तो कितना 319 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के मिल जाएंगे। और अगर आप हिस्ट्री का देखोगे तो हिस्ट्री में जो हमने टोटल क्वेश्चन डिस्कस करे थे इन सबको मिला करके तो 556 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे।
उसके बाद देखिए जब हमारा यूनिट 2 भी अब कंप्लीट होने वाला ही है, यूनिट 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3 जो कि होगा हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में हम फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और एग्रीकल्चर, इसमें हम टोटल जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो 515 क्वेश्चंस इसमें टोटल हम डिस्कस करेंगे। 515 क्वेश्चंस अगर हम जो टोटल डिस्कशन होगा उसमें से फिजिकल ज्योग्राफी में हम टोटल 123 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम टोटल 89 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के हम टोटल कितने 233 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इसमें हम 70 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टोटल ओवरऑल हम ज्योग्राफी में 515 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब यूनिट 3 कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ हम एनसीईआरटी इकोनॉमिक भी लेके चलेंगे क्लास 11th और 12th की। 9th एंड 10th कंप्लीट हो चुकी है, अब 11th 12th लेके चलेंगे। ये हमारी चार सीरीज में क्या होगा डिवाइडेड होगा। पहला जो हमारा फर्स्ट सीरीज चलेगा वो चलेगा स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी। दूसरा प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा एग्रीकल्चर इन द नेशनल इकोनॉमी। फोर्थ जो सीरीज चलेगा हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड। और फिफ्थ जो सीरीज चलेगा इंडियन टर्सरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। इसमें जो हम टोटल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसमें हम टोटल 385 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसमें से देख लीजिए किसके में से कितने क्वेश्चन। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड डेमोग्राफी की बात करें तो इसमें हम टोटल 103 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी प्लानिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमी में बात करें तो हम टोटल 136 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी में 31 क्वेश्चन। इंडियन इंडस्ट्री एंड ट्रेड की बात करें तो इसमें जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो करेंगे 57। फिर इंडियन टर्सरी सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे 58 क्वेश्चन। तो टोटल इसमें हम 385 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कैसे आगे कंटिन्यू सीरीज चलेगी और अभी हमारा क्या चल रहा है और हमने क्या पास में डिस्कस कर लिया है। ऑलरेडी साथ साथ में इसके पैरेलल में एम लक्ष्मीकांत की बुक डिस्कस करें। अब हमारा उसमें 10वां पार्ट शुरू होगा जो कि है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हमारी एम लक्ष्मीकांत भी कंप्लीट होने वाली है। क्लास 6 से 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट होते ही हम इकोनॉमिक्स और एम लक्ष्मीकांत का रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। बाकी आपको वीडियो के रिगार्डिंग जो भी सजेशंस देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे ही स्क्रीन पे आपके पास जब क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मतलब आंसर देखने से पहले आप पहले अपना क्वेश्चन या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या अगर आप अपने साथ में नोटबुक लेकर हैं तो आप उसमें अपना आंसर पहले मेंशन कर लें, फिर देखें कि आपका आंसर सही जा रहा है या नहीं। आप इस क्वेश्चंस की क्वांटिटी को देख के आपको अनुमान लग गया होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कौन से टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। देखिए आज का जो पहला सवाल है ये 2009 में पूछा गया सवाल था। 2009 में पूछा गया था किसके रिगार्डिंग में, लोक अदालत के रिगार्डिंग में। देखिए लोक अदालत वाला हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था रिसेंटली अभी कंप्लीट किया है एम लक्ष्मीकांत का, जो कि हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो देखिए लोक अदालत के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट है। 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें करेक्ट है। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ने जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। तो देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, एन अवार्ड मेड बाय अ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी अ decree of a civil court and no appeal lies against there to any court। मतलब देखिए लोक अदालत के द्वारा दिया गया निर्णय सिविल कोर्ट का डिग्री माना जाता है और इसके खिलाफ, सॉरी यहाँ पे डिग्री होगा
डिग्री माना जाता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में कोई भी अपील नहीं की जा सकती। ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अगर हम बात करते हैं जो वैवाहिक है या जो फैमिली डिस्ट्रीब्यूट है उसको लोक अदालत में कवर नहीं किया जाता है। अब बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी ओनली 2, ऑप्शन सी है 1 एंड 2 और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अब जैसे देखते हैं कैसे। देखिए अगर जब हम लोक अदालत की बात करते हैं तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्टैच्यूटरी बॉडी देखने को मिलेगा, लोकसभा वो लोक अदालत। तो इसमें क्या है, इसमें विशेष रूप से ये प्रदान किया गया है, यानी कि जो प्रोवाइड कराया गया है वो क्या कह रहा है कि समझौते की शर्तों को तैयार करने के लिए तैयार करने वाला क्या है, एक अदालत है। अदालत के द्वारा क्या पारित जो भी पुरस्कार में अदालत की डिग्री का बल होगा, जिसे सिविल कोर्ट डिग्री के रूप में भी क्या है निष्पादित किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। लोक अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। हालांकि लोक अदालत के फैसले को केवल रिट याचिका, यानी कि जिसे हम रिट्स कहते हैं, कि भरकर ही क्या है चुनौती दी जा सकती है। तो लोक अदालत सभी नागरिक मामले जैसे कि वैवाहिक विवाद, मैरिज डिस्ट्रीब्यूट जो होते हैं, या हम लैंड डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं, जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट है, मुआवजे के दावे और समझौते योग जो भी आपराधिक मुकदमे से निपट सकती है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा था कि इसमें हम जो भी मैरिज डिस्ट्रीब्यूट है या हम फैमिली डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं वो कवर नहीं किया जाता है, तो एक्चुअली कवर किया जाता है। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है, पहला स्टेटमेंट क्या है करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे भी लोक अदालत के रिगार्डिंग में आपके पास 4 ऑप्शन है, स्टेटमेंट के फॉर्म में 4 ऑप्शन दे दिए। अब उन चारों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है लोक अदालत हैव अ जुडिक्शन टू अ सेटल मैटर एट प्री लिटिगेटिंग स्टेज एंड नॉट दोस मैटर्स पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। मतलब कि लोक अदालत को मुकदमेबाजी से पहले के चरण में मामले को निपटाने का अधिकार है, ना कि किसी अदालत में लंबित मामलों को निपटाने का। दूसरा स्टेटमेंट कहता है लोक अदालत कैन डील विथ मैटर्स which are even civil and not criminal in nature। मतलब कि लोक अदालत उन मामलों से निपट सकती है जो दीवानी यानी कि जो सिविल है, आपराधिक जो क्रिमिनल नेचर से उससे नहीं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। मतलब प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत या सेवानिवृत्त जो न्यायिक अधिकारी शामिल होंगे, कोई अन्य व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होगा। इसमें और चौथा है कि इनमें से कोई सभी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। ए, बी और डी तो ऐसे फिर खत्म हो जाता है। देखते हैं बी। अगर देखिए लोक अदालत की बात करते हैं कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, यानी कि जो स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत मिला था। तो इस एक्ट में ये कहा गया कि जो डिसीजन है मेड बाय जो लोक अदालत के द्वारा लिया जाएगा वो डिग्री क्या रहेगा, एक सिविल कोर्ट का क्या है वो डिग्री है, तो वो क्या माना जाएगा सिविल कोर्ट का डिग्री माना जाएगा। और हम फाइनल और बाइंडिंग की बात करते हैं तो और सभी पार्टीज पे वो लागू होगा, यानी कि अगर बात करते हैं किसके लिए तो वो अंतिम होगा, यानी कि जो भी डिग्री माना जाता है और वो क्या होगा अंतिम होगा। और यह सभी पक्षों के लिए क्या है बाध्यकारी भी माना जाता है। और ऐसे फैसलों के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत के द्वारा केवल गैर समझौते योग्यता आपराधिक मामलों को ही निपटाया जा सकता है। तो इसीलिए जो इसका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको किसके रिगार्डिंग में जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्र अधिकार। इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट
करेक्ट है। देखिए आप में से अगर किसी कैंडिडेट ने या किसी स्टूडेंट ने 2022 में अगर एग्जाम दिया होगा तो उसमें आपने एक चीज कॉमन चेंज देखा होगा कि ये जो इस टाइप के ऑप्शंस थे इसको सिविल सर्विस ने चेंज करके क्या किया है, पेयर में कर दिया। जैसे आपको ऑप्शन ए हो जाता ओनली वन पेयर आर करेक्ट, ओनली वन पेयर करेक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट, ओनली टू पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा ओनली थ्री पेयर्स आर करेक्ट, और ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो आप इस बार 2022 में सिविल सर्विस ने अपने एग्जामिनेशंस में ऐसे ही ऑप्शंस में क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। अब जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट की बात करते हैं तो अ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन अस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट। दूसरा कहता है अ डिस्ट्रीब्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस टू अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और डेट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब देखिए पहला स्टेटमेंट में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन ऑफ गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार और दो या दो से ज्यादा अगर स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको सॉल्व करने का काम करता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है इलेक्शंस के रिगार्डिंग में दोनों हाउसेस में जो इलेक्शंस के रिगार्डिंग में या हम स्टेट के लेजिस्लेचर ऑफ के रिगार्डिंग में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको रिजॉल्व करता है। तीसरा कहता है अ डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र सरकार और जो केंद्र प्रशासित के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको सॉल्व करता है, डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट। तो इसमें से बताने की कौन सा करेक्ट है। जैसे ऑप्शन दे सकते हैं 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, सी है 1 एंड 4, डी है 3 एंड 4। आपको पेयर में ऑप्शन मैंने बता ही दिया था। इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी यानी कि 2 एंड 3, 2 एंड 3। अगर हम पेयर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 पेयर ही करेक्ट है। देखिए बात करते हैं ओरिजिनल जुडिक्शंस जो सुप्रीम कोर्ट का है जिसमें इंक्लूड है बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मोर वन और मोर स्टेट डिस्ट्रीब्यूट और 2 और मोर स्टेट्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसका जो राइट आंसर बी नहीं सी होगा, सॉरी सी। तो क्या हो जाएगा 4th एंड 1st, सॉरी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास क्या है यानी कि डेलिमिनेशंस कमीशंस के रिगार्डिंग में आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए गए। 2 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला कहता है द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशंस कमीशंस कैन नॉट बी अ चैलेंज इन अ कोर्ट यानी कि जो डिलिमिटेशंस कमीशन है उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा कहता है व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डिलिमिटेशंस कमीशंस आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशंस इन द ऑर्डर। मतलब जब परिसीमन जो आयोग के आदेश को लोकसभा या राज्य विधानसभा के समक्ष रखे जाते हैं तो वे आदेश में कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। इन दोनों में से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है ओनली 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 और ऑप्शन डी है दोनों में से कोई सा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताने की कौन सा करेक्ट है। 4 स्टेटमेंट दिए गए किसके रिगार्डिंग में, ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में। पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है उनकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। और किसके कंसल्ट पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्ट पे। दूसरा स्टेटमेंट कहता है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनको रिमूव किया जाता है किनके द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ही द्वारा। सिर्फ और सिर्फ ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जो सैलरी है जजेस की और जो भी चार्ज वो कहाँ से किए जाते हैं, यानी कि जो सैलरी अलाउंसेस दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो कहाँ से दिए जाते हैं, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं। तो विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट, इसमें और क्या है
कि लेजिस्लेटिव इसमें क्या है वोट नहीं कर सकते हैं। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, जितने भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ऑफिसर्स या हम स्टाफ की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो 32 कोर्ट्स, यानी कि अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आर जो मेडेड, एक मिनट भाई, इसमें फ्रेंड ये जो 32 है ना, ये 32 इसमें नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें यही कह रहा है कि जितने इसमें यही कह रहा है कि जो भी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं ऑफिसर्स और स्टाफ के सुप्रीम कोर्ट के, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा, और कंसल्टिंग किसका लिया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का लिया जाता है। तो इनमें से बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप पेयर के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ओनली 2 पेयर्स, only 3 pairs, only 3 pairs, या जो ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल पेयर्स आर करेक्ट। तो जैसे ऑप्शन ए है 1 and 3, ऑप्शन बी है 2 and 3, 3 and 4, ऑप्शन सी है ओनली 4, ऑप्शन डी है 1 2 3 4। अब आप देखिए इसमें से अगर आप दूसरा एलिमिनेट कर देते हैं और आप तो जो जैसे दूसरा एलिमिनेट करेंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, एक स्टेटमेंट हट जाएगा। उसके बाद आप लगा सकते हैं इसका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको देखने को मिलेगा ए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पहला और तीसरा ही स्टेटमेंट गलत है, बाकी चौथा और दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके हिसाब से आपका ए हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पेयर के हिसाब से भी ओनली 2 पेयर्स। अब देखिए अगर बात करते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया ही जाता है, लेकिन इसमें कंसल्टिंग किसके द्वारा रहता है, मेंबर्स ऑफ जुडिशरी, जो भी स्टाफ है जिसमें जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस रहते हैं, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जज है वो रिमूव किया जाता है किन के द्वारा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा। ही कैन ऑर्डर टू फॉर रिमूवल सुप्रीम कोर्ट जज ओनली आफ्टर एंड एड्रेसिंग बाय द parliament has been presented to him in the same session for each such removal। इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है, दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। सैलरी अलाउंसेस पेंशंस की बात करते हैं तो वो कहाँ से दिए जाते हैं, कॉन्सुलेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिए जाते हैं, जो कि नॉन वोटेबल रहते हैं। तो इसीलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे क्योंकि इसमें बात की जा रही क्या क्या रहता है कि इसमें वोट नहीं देते हैं। फिर देखिए बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, जो ऑफिसर्स है, ये जो सर्वेंट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बिना सुप्रीम कोर्ट के इंटरफ्रेंस के अपॉइंटमेंट नहीं किया जाता, इसलिए जो हमारा चौथा स्टेटमेंट है वो भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन ए, यानी कि 1 and 3 ही स्टेटमेंट हमारे पास क्या था, करेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया था 2013 में, किसके रिगार्डिंग में, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के रिगार्डिंग में। 2 स्टेटमेंट है, दोनों में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो क्या है, प्रोवाइड कराना फ्री एंड कंप्लीट लीगल सर्विसेज जो भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के अंदर, और किसके बेसिस पे, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे। दूसरा कहता है कि ये पूरे देश में जो कानूनी जो मतलब जो लीगली प्रोग्राम है या जो हम स्कीम की बात करते हैं उसको लागू करने के लिए स्टेट लॉ या हम स्टेट कानूनी सेवा प्राधिकरण के लिए क्या है, ये दिशा निर्देशित जारी करता है। तो इनमें से बताने की कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है ओनली 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी है नेदर 1 and 2। राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा इसका, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इसका क्या है आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे हम लीगल सर्विस नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो कंस्टिट्यूट किया गया था लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत, जो कि प्रोवाइड कराता है फ्री लीगल सर्विसेज इसके लिए वीकर सेक्शंस ऑफ दी जो सोसाइटी के अंदर है। और ये ऑर्गेनाइज किया गया था लोक अदालत और एमडी-केबल जो सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट्स था, और हर एक स्टेट के अंदर स्टेट लीगल सर्विस जो अथॉरिटी है वो कंस्टिट्यूट किया गया था ताकि उसे इफेक्टिव किस लिए कि वो इफेक्टिव पॉलिसीज प्रोवाइड करा और डायरेक्शंस देने का काम करे। गिव फ्री लीगल सर्विस जो है पीपल्स और कंडक्ट कराया जाएगा लोक अदालत कहाँ पे, स्टेट के अंदर में। तो इसलिए जिसका जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन सी देखने को मिल जाएगा, बोथ पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला देखते हैं, अगला है देखिए ये
पूछा गया है। ये आप एक तरीके से देख सकते हो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं ये रहा होगा, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रुखमाबाई केस बात करते हैं जो कि 1884 का था, रिमूव्ड अराउंड, यानी कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो 1884 का रखमाबाई मामला जो था उसके रिगार्डिंग में पूछा गया। जैसे पहला स्टेटमेंट है वुमेन्स राइट टू गेन एजुकेशन, दूसरा है एज कंसिस्ट, और तीसरा था रेस्ट्रिक्शंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, मतलब कि महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सहमति की उम्र और दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना। अब इनमें से बताने की कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। देखिए रुखमाबाई की बात करते हैं तो उनका जो मैरिड हुआ था वो 11 साल से भी छोटे थे, 11 साल की एज में उनकी शादी हो गई थी। तो 1880 में उनके द्वारा क्या कोर्ट में केस लड़ा गया था, किसके अगेंस्ट में, उन्होंने अपने हस्बैंड के अगेंस्ट में केस लड़ा था और डिमांड रखा था कि जो लिव मैरिज लाइफ है विथ हर एंड हैव अ फिजिकल रिलेशन विथ ए। मतलब इसका क्या है कि 1880 तक में उन्होंने अपने पति के खिलाफ जो अदालत में मुकदमा लड़ा था, तो उसमें जिन्होंने उनके साथ जो भी वैवाहिक जीवन जीने और उनके साथ जो शारीरिक संबंध बनाने की उसमें मांग रखी गई थी। फिर उनके द्वारा ये भी उन्हें वो आगे भी पढ़ना चाहती थी और यह भी चाहती थी कि उनकी शादी की उम्र क्या है बढ़ा दी जाए, जिससे वो क्या है बहरा मर्जी मालावारी जैसे समाज आए, या जिसमें हम शादी की न्यूनतम उम्र की बात रखी गई थी। तो जिसमें क्या थी कि जो मिनिमम एज थी वो बढ़ाने की बात रखी गई थी। तो फिर क्या है, सी आल्सो बिकम अ डॉक्टर आफ्टर द रिज्यूमिंग हर स्टडी, यानी कि जब वो अपनी स्टडी पूरी करती हैं तो वो आगे जाकर के क्या बनती है, एक डॉक्टर बनती है। तो इसी वजह से हमारी तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। और यहाँ पे शायद मैंने सी लगा रखा है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2020 में पूछा गया था। इसके रिगार्डिंग में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉय, यानी कि हमारी जो एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी के पास जो पावर सेपरेशन है उसको जो एंजॉय करते हैं उसके रिगार्डिंग में। जैसे ऑप्शन ए था द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कहाँ पे ये मेंशन है कि जुडिशरी क्या है, सेपरेट है एग्जीक्यूटिव से। तो ऑप्शन ए प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी है 7th शेड्यूल, ऑप्शन डी है द कन्वेंशनल प्रैक्टिसेस में। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि डायरेक्टिव स्टेट डीपीएसपी में। देखिए आर्टिकल 36 और टू आर्टिकल 35 किसके बारे में बात करता है, हमारा संविधान डील करता है डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 50 किसके बारे में बात करता है, प्रिस्क्राइब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी की बात करता है जो कि एग्जीक्यूटिव से है। तो इस वजह से अगर एग्जीक्यूटिव अपने जो सेपरेशन को जो पावर जो एंजॉय करता है वो कहाँ से करता है, आर्टिकल 50 से करता है जो कि डीपीएसपी के अंदर में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास 2 स्टेटमेंट है। ये सवाल पूछा गया था 2021 में। तो जैसे अगर हम बात करते हैं किसके रिगार्डिंग में, कि देखिए जुडिशियल कस्टडी, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी के बारे में आपसे सवाल पूछा गया। जैसे जुडिशियल कस्टडी का मतलब है कि जो एक्यूज्ड है इन द कस्टडी फॉर, मतलब आप इन शॉर्ट ये समझिए कि जो न्यायिक हिरासत है, इसका मतलब है कि एक आरोपी संबंध मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे आरोप को पुलिस स्टेशन में बंद किया जा सकता है, जेल में नहीं। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जब ड्यूरिंग जुडिशियल कस्टडी, यानी कि न्यायिक हिरासत के दौरान मामले में जो प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत में मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है। अब बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है ओनली 2, ऑप्शन सी है बोथ और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन बी। देखिए पुलिस कस्टडी का मतलब होता है पुलिस हैज अ फिजिकल कस्टडी ऑफ द एक्यूज्ड, यानी कि वो क्या कर सकता है, यानी कि पुलिस हिरासत के पास आरोपी को शारीरिक हिरासत के रूप में हम इसे देखते हैं। जुडिशियल कस्टडी, इसमें जो एक्यूज्ड रहता है वो मजिस्ट्रेट के कस्टडी में रहता है। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता है कि जो एक्यूज्ड है, क्रिमिनल है, वो क्या रहता है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शामिल रहता है। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए न्यायिक हिरासत का मतलब है
कि एक आरोपी संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में रहेगा, ना कि कोर्ट के वो पुलिस की हिरासत में। तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। न्यायिक हिरासत के दौरान की बात करते हैं तो मामले में जो प्रभारी पुलिस अधिकारी को अदालत में मंजूरी के बिना संदिग्ध से पूछताछ करने की अनुमति नहीं होती है, इसलिए हमारा दूसरा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, बी देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पूछा गया था 2021 में। इसमें भी आपके पास इंडियन जुडिशरी के रिगार्डिंग में दो स्टेटमेंट है, दो में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि भारत के जो प्रेसिडेंट हैं, कि भारत के प्रेसिडेंट की पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पद पर वापस बुलाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि भारत के एक उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की ही तरह अपना फैसले की समीक्षा करने की शक्ति होती है, जुडिशियल रिव्यू करने की शक्ति इनके पास होती है। तो बताने इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ओनली वन, ऑप्शन बी ओनली टू, ऑप्शन सी है बोथ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसको जो राइट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों का दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आर्टिकल 128 की बात करते हैं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में इट एनी टाइम विद द प्रोविजंस कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट एनी पर्सन who has held the office of the judge of Supreme Court to sit and acts as a judge of Supreme Court, so first statement is correct। मतलब अगर हम आर्टिकल 128 के तहत बात करते हैं तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद संभालने वाले किसी भी व्यक्ति से सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, इसलिए हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट कैन, यानी कि हाई कोर्ट के पास भी सुप्रीम कोर्ट की तरह खुद के पावर है कि वो अपने जुडिशियल रिव्यू का उनके पास पावर देखने को मिलता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें पूछा गया था आपसे, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फैक्टर, यानी कि अगर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा कारक एक उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा का गठन करता है। ऑप्शन ए है अ कमिटमेंट जुडिशरी, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ऑप्शन सी इलेक्टेड गवर्नमेंट, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर। तो राइट आंसर इसका जो मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ पावर। देखिए कमिटमेंट जुडिशरी की बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जुडिशरी कमिटमेंट रहता है पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और रूलिंग पार्टी इट कैन नॉट प्रोटेक्ट द लायबिलिटी, जिसमें जो रूलिंग पार्टी है वो लायबिलिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। और जितने भी जो लोग होते हैं या हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, यानी कि आप ये समझिए कि प्रतिबंधित न्यायपालिका का अर्थ होता है कि सरकार या सत्तारूढ़ दल की नीतियों के प्रति प्रतिबंध न्यायपालिका या सभी लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं कर सकता है, विशेषकर अल्पसंख्यक। तो ये हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और शक्ति ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो उदार लोकतंत्र का निर्माण करने वाला एक कारक है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट मेथड्स बताने की कोशिश की जा रही है, अगर हम इस क्वेश्चन से हटा दें तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट देखने को मिलता है। अगर हम इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इसमें से दे रहती है। फिर देखिए अगर हम देयर आर 3 ऑर्गन्स की बात करते हैं, भारत सरकार के पास 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून पास करना, जुडिशरी का काम होता है रिव्यू करना, जजमेंट देना। तो ये हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। तो इसमें क्या है, तो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि पावर क्या रहे, बैलेंस में रहे। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन डी, सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहा है, सेफ गार्ड ऑफ लायबिलिटी। और सेपरेशन ऑफ पावर में ही क्या है, हम लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से आपको राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस, जिसमें हमने आज जुडिशरी कंप्लीट कर लिया है। अब जो इसमें हम पार्ट 2 डिस्कस करेंगे यही पॉलिटिकल सीरीज का, जो कि अब लीगल राइट्स चलेगा। तो लीगल राइट्स के बाद हमारा पॉलिटी सेक्शंस भी पूरी तरीके से यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा, तब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को
सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सजेशन देना, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।